नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिन ब दिन मजबूत होती कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज आप जानते हैं कि 7 सितंबर है और ठीक इसी तारीख को 2 साल पहले यानी साल 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा के बाद देश की राजनीति काफी बदल गई है, क्योंकि मोदी ने अपने शासनकाल में मन की बात करने का सिलसिला शुरू किया है। मोदी अपने मन की बात ही नहीं करते हैं बल्कि मनमानी से शासन भी चलाते हैं। ये इस देश की जनता ने देखा है और इसके भी कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के मन की बात को सुना। आज भारत जोड़ो यात्रा के 2 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है और साथ ही लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे मौन की खूबसूरती सिखाई। जयकारे लगाती भीड़ और नारों के बीच मैंने शोर को अनदेखा करके अपने बगल वाले व्यक्ति को पूरा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति का पता लगाया। सच में सुनने की शक्ति। उन 145 दिनों में और उसके बाद के 2 सालों में मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हजारों भारतीयों को सुना है। हर आवाज में ज्ञान है, मुझे कुछ नया सिखाया है और हर आवाज ने हमारी प्यारी भारत माता का प्रतिनिधित्व किया है। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी का ये ट्वीट। इस ट्वीट में राहुल गांधी जो बातें लिख रहे हैं वो मैं आप तक रख चुका हूं, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। उस वीडियो को जरा दिखाना चाहता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और क्यों ये यात्रा, और आज 7 सितंबर 2 साल बाद इस यात्रा की चर्चा न्यूज पॉइंट में हम क्यों कर रहे हैं। ये सब कुछ हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन पहले देखिए इस वीडियो को। 2 साल गुजरे किस तरह, ये बात जैसे कल की है। मीलों का था ये सफर, याद ये पल पल की है। मंजिल के लिए बढ़ते कदम, सत्य के लिए लड़ते हम। ना रुके ना थमे, देखे सभी खुशियां और गम। पैगाम था एकता, मोहब्बत और भाईचारा, बिखरते भारत को जोड़ने का एक सहारा। हाथों में तिरंगा, दिल में विश्वास, चल पड़े राहों पर लौटाने जन जन को आस। हर गांव हर शहर बनते रहे सभी अपने, खो चुकी उम्मीद को फिर से पाने के सपने। नफरत की दीवारें पिघलने लगी, संवेदना की बूंदें झरने लगी। यात्रा थी एक संकल्प सबकी आंखों में दिखा, अध्याय जिसको देश ने साथ में मिलकर लिखा, साथ में मिलकर लिखा। तो ये 2 साल पे राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए जो कुछ लिखा वो आप लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं। और ये वीडियो आप देख रहे थे, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग इस यात्रा के 145 दिन और 145 दिनों की तस्वीरें राहुल गांधी ने यहाँ पेश करने की कोशिश की है। एक और वीडियो राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर आज जारी किया है, शेयर किया है, उसको भी आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से देश की राजनीति कैसे बदली है और आज की तारीख में जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं तो इसका कितना असर है, और इससे पहले लोकसभा के चुनावों पर भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर पड़ा, इन सब की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस दूसरे वीडियो को भी देखिए जिसमें राहुल गांधी सीधा सीधा, जिसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए वो जो याद करना चाहते हैं, जो बातें दिखाना चाहते हैं, जरा हम भी देखते हैं। देखिए जरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये क्या हो रहा है ये यहाँ पे? मतलब क्या हो रहा है? मतलब सब लोग आए हुए, क्या तमाशा हो? आपका कार्यक्रम आपको काम तो नहीं करने है? Where do you want to work? Korea. Korea. Nice. Why Korea? Here BTS Army. Which sunscreen are you using? I don't know.
I'm having knee problem. So while I'm walking, sometimes I'm getting quite bad pain. Whenever I'm finding that difficulty is getting more, then suddenly I'm finding somebody is coming, doing something or telling me something that is removing the difficulty. ये जो आपने बनाए हैं और जो मैंने बनाए, मुझे फर्क तो दिख रहा है मुझे आपके अच्छे, मेरे थोड़े ढीले से बने हैं। जोड़ो जोड़ो यात्रा का मैसेज ये है, मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के पहले देश की राजनीति और उसके बाद की राजनीति में जो फर्क आया है वो तो हमने देखा ही है। अब राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि इस दौरान किस तरह उन्होंने भारतीयों की आवाज को सुना। बीजेपी को ये बात शायद समझ ना आए, क्योंकि बीजेपी तो मोदी के मन की बात सुनती है, लेकिन अब जनता न बीजेपी की सुन रही है और न ही मोदी की सुन रही है। खासकर चुनावी राज्यों में यह बात खुलकर दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी में बगावत बढ़ चुकी है। टिकट कटने या आलाकमान के रवैये से नाराज होकर बहुत से लोग बीजेपी छोड़ चुके हैं। वहीं विनेश फोगाट, जी हां, पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस में आने और जुलाना हरियाणा से चुनाव लड़ने की खबरों से बीजेपी ऐसी परेशान हुई है कि अब उसने महिला पहलवानों के आंदोलन को ही कांग्रेस की साजिश बता दिया है। खुद बृजभूषण शरण सिंह इसे कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। यानी अदालत के निर्देश के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर, जो जांच शुरू हुई, सबको बृजभूषण शरण सिंह गलत बता रहे हैं। लेकिन विनेश के साथी खिलाड़ी जो हैं और अब कांग्रेस में शामिल पहलवान बजरंग पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह पर करारा पलटवार किया है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि जिस तरह से विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में पदक से चूक गईं, वो राष्ट्रीय शोक का विषय था, लेकिन भाजपा के आईटी सेल ने उनका मजाक उड़ाने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए अभियान चलाया। विनेश फोगाट पर बात अपनी रखते हुए बजरंग पुनिया ने आगे आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने विनेश की अयोग्यता का जश्न मनाया, क्या वे देशभक्त हैं? हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं और वे हमें देशभक्ति सिखाने की हिम्मत करते हैं। वे लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये बात यहां कह रहे हैं बजरंग पुनिया। जाहिर है कि विनेश या बजरंग पुनिया पर उंगली उठाना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। दरअसल बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से समझ आ रहा है कि मोदी अब जनता से पूरी तरह कट चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि देश सच में क्या चाहता है और किसके साथ देश खड़ा है। केवल राहुल गांधी या कांग्रेस पर उंगली उठाकर बीजेपी अब चुनावों में जीत नहीं सकती। ये बात भी लोकसभा चुनाव में साबित हो चुकी है। फिर भी बीजेपी संभल नहीं रही है। इधर राहुल गांधी और मजबूत होते जा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। कल से उनके आधिकारिक कार्यक्रम शुरू होंगे और इस दौरान राहुल गांधी किन लोगों के बीच जाएंगे, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से जुड़े सवालों का जवाब देंगे, इस पर बीजेपी आईटी सेल की टकटकी लगाए बैठी है बीजेपी आईटी सेल। और उसके अलावा देश की जनता तो टकटकी लगाए हुए बैठी ही है, बीजेपी आईटी सेल जो है वो ज्यादा टकटकी लगाए बैठी होगी। राहुल को घेरने के लिए नए पैंतरों पर विचार किया जा रहा होगा। लेकिन अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी जिस तरह घिरी हुई है, क्या उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाल पाएगी बीजेपी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा ये कि राहुल की यात्रा ने मोदी को कैसे संकट में डाल दिया है, कैसे मोदी को परेशान कर दिया। उनकी यात्राओं ने, राहुल की यात्राओं, इसलिए यात्राओं कह रहा हूं क्योंकि उनकी यात्राओं में बहुत सारी चीजें हैं। अभी अमेरिका की यात्रा, उससे पहले विदेश की और यात्राएं, उसके अलावा यहां रोजाना जो राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरा पार्ट था यात्रा का, वो सब, ये तमाम यात्राएं कैसे मोदी को संकट में डाल चुकी हैं ये यात्राएं। इन सब की चर्चा और इन सब की चर्चा के साथ साथ जो चुनाव चल रहे हैं उस पर निगाहें, उधर महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है उसकी भी बात। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, राहुल लाल जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, भारत जोड़ो यात्रा को नजदीक से आपने देखा है,
आज 2 साल पूरे हुए, राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन उनकी यात्रा जारी है। और इन सब के बीच इसका कितना असर, इसका आउटकम क्या है, कितना असर है देश की आवाम पे? क्या सिर्फ कांग्रेस मजबूत हुई है या देश की जनता भी मजबूत हुई है इस यात्रा से? आपने जो दूसरी बात कही कि क्या देश की जनता भी मजबूत हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि देश की जनता मजबूत हुई है, देश के लोगों की आवाज मजबूत हुई है। और कांग्रेस पार्टी जहां धूल में पड़ी हुई थी, एक तरह से पराजित, उसे राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया। और अकेले राहुल गांधी ने, मैं हो सकता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अकेले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी को नए ढंग से खड़ा कर दिया। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि लोगों के भीतर जो डर पैदा किया गया था, कहीं धर्म के आतंक के नाम पर, कहीं ब्राह्मणवाद के नाम पर, नौजवानों को जिस तरह से धर्म की अफीम चटाई जा रही थी, उनके एजुकेशन से लेकर के नौकरियां छीनी जा रही थी, उनके सपने छीन लिए गए, किसानों के साथ क्या हुआ था ये भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा और जो तमाम आंदोलन हुए इस बीच में, वो सारे आंदोलन कुचल दिए गए। पत्रकारों की आवाजें बंद कर दी गई, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा था। भीमा कोरेगांव मामले में कितने बुद्धिजीवियों को जेल में ठूंस दिया गया, 1-2 लोग तो बिना किसी सजा के जेल में ही दिवंगत हो गए। तो ये जो आतंक का पूरा साया था भारत पर, लोग डरे हुए थे, उससे राहुल गांधी ने निकाला। पहला बड़ा काम ये किया, तो जो उनका नारा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो जो जोड़ने की बात थी और डरो मत, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो नारा साबित हुआ वो डरो मत। लोगों के भीतर जो डर बैठ गया था उसको राहुल गांधी ने बाहर किया। तो ये बड़ी कामयाबी है। और जब इस तरह की कोई यात्रा होती है, हम लोग ये भी जानते हैं कि आजादी के बाद पैदल होने वाली सबसे बड़ी यात्रा थी जी। 4-5 हजार किलोमीटर की निरंतर 3-4 महीने तक चलने वाली ये यात्रा जो दक्षिण से उत्तर भारत को जोड़ती है। और तमाम बदलते हुए मौसम में एक तरफ बर्फबारी भी है जो आप दिखा रहे हैं, बारिश में भी राहुल गांधी बोलते हुए दिखते हैं, तो गर्मी में पसीने से लबालब भी राहुल गांधी दिखाई पड़ते हैं। और इस दरमियान जो उनकी मुलाकातें होती हैं, रोहित वेमुला की मां से मुलाकात होती है, कुछ खिलाड़ियों से मुलाकात होती है, और उन महिलाओं से भी जो यौन शोषण की शिकार रही हैं, वो अपना दर्द राहुल गांधी से कहती हैं। जो खेतों पर काम करने वाली महिलाएं हैं, लकड़ी बीनने वाली, उनसे भी मुलाकात होती है, चारा काटने वाली महिलाओं से मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में, इस पूरी यात्रा पर जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, पहले दिन से ही आपको याद होगा कि राहुल गांधी विवेकानंद की स्टैच्यू पर नहीं गए, ये शायद स्मृति ईरानी का आरोप था। बीजेपी ने पहले दिन से ही झूठ बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बार तैयारी जबरदस्त थी। सिर्फ राहुल गांधी चल ही नहीं रहे थे, लेकिन इस देश में वो साइकोलॉजिकल एक माहौल पैदा करना, इसलिए लगातार उन्हीं साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा था जिन साधनों के जरिए राहुल गांधी की छवि को खराब किया गया था। तो वो बातें भी सामने आ गई कि नहीं, राहुल गांधी तो पहले स्टैच्यू जाते हैं और उसके बाद नमन करके फिर वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो ये झूठ जो चल रहा था 8-10 साल से, वो झूठ भी एक्सपोज हुआ है इसी दरमियान। और राहुल गांधी का जो कद है, जो छवि है, वो सही तौर पर लोगों के सामने आई कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुख दर्द के लिए, लोगों के डर को दूर करने के लिए, इस देश में जो हिंसा और जो तांडव और जो पूरा डर का माहौल पैदा किया गया है, उसके खिलाफ जो पैदल यात्रा कर रहा है, लोगों के बीच संघर्ष कर रहा है। और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था वो तो शहजादे हैं, लेकिन वो शहजादा पैदल चल रहा था। मोदी जी 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, 8 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, और कई गाड़ियों का काफिला होता है। कोई डर नहीं इन राहुल गांधी को, जिनके परिवार में 2-2 शहादतें हुई, लेकिन फिर भी लोगों के लिए, लोगों की तकलीफों के लिए। और इस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो चीज आपने महसूस की होगी कि जो लोग तकलीफ में थे वो सब राहुल गांधी से जोड़ते हैं
एक जो दर्द का रिश्ता होता है ना, वो राहुल गांधी के साथ लोगों का बनता है और एक ऐसा नेता उभर करके सामने आता है जिसके प्रति लोगों का अगाध विश्वास है, जिसके लिए लोग तड़पने लगे थे उस दरमियान मिलने के लिए। आपने कई ऐसे फोटो देखे होंगे और उसी दरमियान पहली बार राहुल गांधी की वो मानवीय तस्वीरें भी सामने आती हैं कि राहुल गांधी बच्चों को कैसे दुलारते हैं, बुजुर्गों से कैसे व्यवहार करते हैं, महिलाओं से कैसे। एक उनकी वो वीडियो आई थी जिसमें एक व्यक्ति उनके पैर पर उल्टी करता है लेकिन राहुल गांधी खड़े रहते हैं। उसके बाद भी आपने देखा कि कई सारे ऐसे लोगों के साथ जिनके ग्रीस में हाथ सने हुए हैं फिर भी हाथ मिलाते हैं, उन तमाम लोगों को अपने गले लगाते हैं। राहुल गांधी को यह डर नहीं है कि ये जो हमने टी शर्ट पहनी है वो मैली हो जाएगी। राहुल गांधी के पास वही ले दे करके एक टी शर्ट है और उसमें डिजाइन भी नहीं है, उसका रंग भी नहीं बदलता। मोदी जी की तरह 3 बार 4 बार वो पोशाक नहीं बदलते, तो इसलिए उस पर किसी तरह की कालिख नहीं चढ़ सकती। कोई डर नहीं राहुल गांधी को, न मन पर वो कालिख चढ़ेगी न टी शर्ट पर चढ़ेगी। और इसके जरिए राहुल गांधी ने जो देश के भीतर एक उजाला पैदा किया, एक जो उज्जवलता, एक जो ऊर्जा पैदा की, उस ऊर्जा ने देश को एक नए ठिकाने पर ला करके खड़ा किया। जो लोग ये कह रहे थे चुनौती के साथ कि हम 50 साल राज करेंगे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नाक रगड़ रहे हैं सरकार अपनी बचाए रखने के लिए। और ये करिश्मा अगर किसी एक व्यक्ति का है, किसी एक व्यक्ति को अगर श्रेय दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो राहुल गांधी होंगे। और सबसे बड़े जिस कार्यक्रम को आप श्रेय देंगे तो निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा होगी। राजीव जी। जी, 2 साल पूरे हुए भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन 2 साल में क्या कुछ बदला? देश की सियासी हालत में क्या सुधार या क्या बदलाव आया है? और उसके अलावा जनता क्या कमजोर हुई है या मजबूत हुई है? सियासी तौर पर भी, खासकर सियासी तौर पर समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या मन की बात और जन की बात सुनना, दोनों में फर्क है या नहीं है? राहुल गांधी जो बातें मन की बात तो वो करते रहते हैं, हम तो जनता के बीच जाते हैं, ऐसी बातें राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, लेकिन क्या उसका असर जनता के ऊपर है, यह समझना बहुत जरूरी है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। जरा भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा एक और, कल से आधिकारिक यात्रा शुरू हो रही है। पहुंच चुके हैं राहुल गांधी अमेरिका, लेकिन उससे पहले आज राहुल गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी, वीडियो शेयर किया, साझा किया, वो आप सब देख चुके हैं। और इधर देश में चुनाव है, इसलिए भी जरूरी है कि उनकी यात्रा के जरिए ये समझें कि सियासी हालत क्या है, देश की जनता कितनी मजबूत हुई है या कमजोर हुई है। कैसे देखते हैं? देखिए, रविकांत जी ने बहुत डिटेल में बता दिया कि जनता किस तरह बदली। मैं जो देख रहा हूँ राजीव जी कि कांग्रेस काफ़ी बदली है और जो सरकार का कंस्ट्रक्शन बदल गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद। अब 2 लोगों के कंधों पर बैठकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दफ्तर जाते हैं, तो ये बदल गया। दूसरा जो चीज़ नहीं बदली वो बीजेपी की राजनीति नहीं बदली, और वो बुलडोजर, इनकाउंटर, सीबीआई, ईडी, सेबी, ये सब बीजेपी की राजनीति का एक, जिसको कहें कि टूल्स है, टूल किट है बीजेपी की। वो ये है कि डराओ और आतंकित करो लोगों को, सीबीआई से आतंकित करो, ईडी से, इनकम टैक्स से, मीडिया छोड़ दो। ये मीडिया जो हिंदू मुसलमान दिन रात करता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये सब कुछ बदल गया, सिवाय एक चीज के कि बीजेपी ने अपनी राजनीति करने का तरीका नहीं बदला। जनता बदल गई और जनता के बीच अब ये मुद्दे नहीं काम कर रहे। इसका ही प्रमाण है, देखिए, कि ये जो मीडिया है जो नफरत की बात करता है, समाज को तोड़ने की बात करता है, अब उसकी वो धार नहीं रही जी। अगर वो उसकी धार होती तो आज बीजेपी 240 पे नहीं होती। वो तो 300 पार का एग्जिट पोल दिखा रहे थे जी। तो ये कुछ बदला है भारत जोड़ो यात्रा से। और एक बड़ी जो साजिश थी, जिसको कहा जाए कि लोगों के बीच में से मुद्दे गायब कर देना, हिंदू मुसलमान केवल करना, ये मुद्दे वापस अब बेरोजगारी के मुद्दे,
आर्थिक मुद्दे, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, वो सब अब मेन स्ट्रीम पर है और अब मुद्दों की राजनीति इस देश में चालू हुई है। ये एक दशक के बाद हुआ है और कांग्रेस को इसमें बहुत फायदा मिला है, जिसकी बहुत डिटेल बात हम लोग पॉडकास्ट में करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस को मिला है वो कि एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी मिली है। कांग्रेस के अंदर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं थी। कभी बहुत प्रयोग हो रहे थे कांग्रेस के अंदर, सॉफ्ट हिंदुत्व वाले प्रयोग भी हो रहे थे। वो सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग से कांग्रेस बाहर निकली। कांग्रेस अपने वास्तविक जो उसका मास था, मास बेस था, यानी जो दलित है, वंचित वर्ग है, उस तरफ कांग्रेस गई। और एक बड़ा मुद्दा, बड़ा परिवर्तन जो कांग्रेस में अब देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा के बाद, देखिए अंबेडकर और कांग्रेस, नेहरू की कैबिनेट में थे डॉक्टर अंबेडकर। कांग्रेस की नीतियां भी अंबेडकर के विमर्श के इर्द गिर्द थी, लेकिन एक सालाना रस्म अदायगी के अलावा अंबेडकर और कांग्रेस कहीं कहीं अलग हो गए थे। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो अंबेडकर का विमर्श है, वो अंबेडकर का विमर्श अब कांग्रेस में की मुख्य धारा में है। सामाजिक न्याय का जो पूरा विमर्श है, अब वो कांग्रेस की मुख्य धारा में है। ये परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा से आया। संविधान को लेके बहुत अटकलें थी, डर था कि संविधान बचेगा कि रहेगा। तमाम सारे बड़े बुद्धिजीवी, बड़े ऊपर के पदों पे लोग भी ये बात करते थे कि संविधान नहीं बच पाएगा। ये अब कॉन्फिडेंस भारत की जनता में है कि कुछ भी हो जाए भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा। ये और इलेक्शन में ये करके भी दिखा दिया। ये भारत जोड़ो यात्रा का हासिल है। अब जब संविधान सम्मान सम्मेलन होते थे, इसमें प्रोफेसर रविकांत भी जाते हैं, मैं भी गया, यहाँ दिल्ली में हुआ। अब वहां पे कांग्रेस के कार्यक्रमों में आपको नीले झंडे दिखाई देते हैं जी, अंबेडकरवादी मूवमेंट के लोग दिखाई देते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद हुआ है और ये एक लंबे समय की राजनीति को प्रभावित करेगा, कांग्रेस की भी और देश की भी। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक लंबे समय तक देश की राजनीति को यह प्रभावित करेगा, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी उस तबके से मिलना जुलना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है जहां तक नेताओं ने जाना छोड़ दिया था। यानी एक आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी जो है वहां से और उन लोगों के बीच जाना नेताओं ने, खासकर दिल्ली में बैठे हुए नेताओं ने तो छोड़ ही दिया था। लेकिन राहुल गांधी ने इस क्रम को जारी रखा है और आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अभी आपने देखा ट्रैकमैन के बीच राहुल गांधी थे, अभी आपने देखा उससे पहले लोकोमोटिव ड्राइवर्स के बीच राहुल गांधी थे, उससे पहले आपने देखा रामचैत के बीच के पास पहुंच गए राहुल गांधी। ऐसे बहुत सारी ट्रक ड्राइवर्स के बीच पहुंच गए, कुलियों के बीच राहुल गांधी पहुंच गए, एक टैक्सी चालक के बीच पहुंच गए, बुलाया, और उबेर का ड्राइवर था, और उसके बाद उसके परिवार को लंच पे बुलाया। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच अगर एक नेता पहुंचता है तो वो फिर धीरे धीरे जन नेता हो जाता है। और आज की तारीख में क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या दूसरे दलों के नेता क्या पहुंच रहे थे, जरा आप सोचिएगा। राहुल लाल जी के पास आना चाहता हूं। राहुल लाल जी, क्या यही एक मजबूत कड़ी है जहां से देश की सियासत बदलती हुई दिखाई देती है? देश की सियासत, सियासी हालात पे हम जब चर्चा कर रहे हैं, चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, और 2 राज्यों के चुनाव हैं, उसको बहुत नज़दीक से आप देख रहे हैं, लेकिन उन दोनों राज्यों के चुनाव या उससे पहले लोकसभा के जो चुनाव, बीता हुआ चुनाव, इन सब पर भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव आपने देखा? और ये जो बात मैं रख रहा था कि आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश जो है एक नेता की, वही इस सियासी
जो हालत है देश की उसको बदलते हुए या सियासी हवा को दूसरे रुख में ले जाते हुए दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 7 सितंबर 2022 भारतीय राजनीति को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देने वाला एक घटनाक्रम था। अगर उस समय के माहौल और परिस्थितियों को देखें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के नफरत के बीच को लगातार उसको बढ़ा रही थी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले हो रहे थे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी टकटकी लगा के देखते थे, लेकिन वहां से भी किसी को कोई न्याय और इंसाफ मिलते हुए नहीं दिख रहा था। एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहां पे दिखता था कि एक तरह से जजेस की भूमिका में कौन दिख रहे थे? गोरक्षक दिख रहे थे जजेस की भूमिका में। न्याय का अर्थ क्या दिख रहा था? न्याय का अर्थ बुलडोजर दिख रहा था, न्याय का अर्थ दिख रहा था फेक इनकाउंटर दिख रहा था। तो रूल ऑफ लॉ बिल्कुल हर तरफ हर क्षण ब्रेक होते हुए नजर आ रहा था। उस समय और उस परिस्थिति में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, और मुझे याद है राजीव जी कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती समय में आप कन्याकुमारी भी मौजूद थे, और जब भारत 7 सितंबर के दिन और 30 जनवरी के दिन राजीव जी आप श्रीनगर में भी मौजूद थे। यानी पहले पॉइंट के समय पे भी आपने वहां से आप बता रहे थे दर्शकों को, और आखिरी पॉइंट के समय में भी 30 जनवरी को आप और प्रशांत जी दोनों के दोनों श्रीनगर में मौजूद थे। ये जो यात्रा चली और इसने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे थे जन सरोकार के मुद्दे। लोग समझ नहीं पा रहे थे। प्रशांत जी ने बिल्कुल सही बोला कि लोगों के मूलभूत मुद्दे को, आर्थिक मामले, आर्थिक किस तरह से जो है कि हमारे संसाधनों के ऊपर, जिसके ऊपर गरीबों के, पिछड़ों के, वंचितों का, उनका उन संसाधनों के ऊपर हक होना चाहिए, लेकिन उन संसाधनों के ऊपर देश के 2 पूंजीपतियों के हक की बात सामने में खुलकर आई। हिंदू मुस्लिम नफरत के बीच में प्रेम की बात आई। राहुल गांधी की वो हम लोग देखते थे कि प्रधानमंत्री बन की बात करते थे लगातार, लेकिन राहुल गांधी को देखा कि दिन भर वो लाखों लोगों से मिलते थे और शाम के समय में एक संक्षिप्त सा बयान जारी करते थे। मुश्किल से 10-12 मिनट का बयान होता था राजीव जी प्रत्येक दिन भारत जोड़ो यात्रा में। ये लगातार ये सिलसिला हम लोगों ने देखा, और उसी समय से जो ये चीजें अभी हम लोग, जब बीजेपी की तरफ से जो हमले हो रहे थे, झूठे हमले हो रहे थे, उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिल रहा था। बीजेपी के आईटी सेल का जवाब कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे खड़े होकर बहुत मजबूती से दे रहे थे, और उसने कांग्रेस को केवल मजबूत नहीं किया जो आपका सवाल था, यहां के भारत के एक एक जनता को मजबूत किया। और यही कारण है कि राम मंदिर के नाम पे 2024 का लोकसभा चुनाव में 400 सीटों को पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर अटक गई। अभी हम लोग 2 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, 2 विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। बिल्कुल अभी भी मैं हरियाणा से ही आ रहा हूं राजीव जी। जमीनी स्थिति क्या बनी हुई है कि एकदम मामला एक पक्षी दिखाई दे रहा है। आज के समय में अगर कोई ग्राउंड पर जाता है तो वहां पे जो एक संघर्ष की स्थिति थी, वो संघर्ष पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कितने सीटें ला पाएंगी, उनके लिए यह चुनौती की स्थिति बनी हुई है। तो तमाम घटनाक्रम जिस तरह से हुए हैं, कांग्रेस ने अपने मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देखिए एक ये यात्रा, उसके बाद फिर भारत न्याय यात्रा जो कि मणिपुर से शुरू हुआ और मुंबई तक गया। हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर लगातार जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, और मणिपुर में भी शांति की स्थिति अब तक नहीं बन पाई है। तो सरकार की अकर्मण्यता की स्थिति दूसरी तरफ, और राहुल गांधी देश की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति दूसरे तरफ खड़े हैं, और जनता उनके साथ खड़ी है। आज हर कोई डंके के चोट पे कह सकता है कि हाँ, अब आप देख लीजिए कि जब इस चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर रुक गई है, तो वही पीएमएलए का जो उसमें उसका सब सेक्शन 45 राजीव जी, जो कि जमानत मिलने में पहाड़ जैसी कठिनाई उत्पन्न करता था, हर दिन सुप्रीम कोर्ट वही एक लाइन लेके अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई जमानत अपवाद है, और बाहर जो है कि उनको एक तरह से जमानत से मुक्ति जो है वो एक नियम है। ये लाइन सुप्रीम कोर्ट को दोहराना पड़ रहा है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी हम लोगों को एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है 240 के संख्या के बाद, जब ये सरकार अपने एक गठबंधन सरकार में चल रही है। तो हर मोर्चे पे, हर तरफ पे स्थितियां बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जो पैदा हुई है, केवल ये 2 विधानसभा के लिए चुनौती पैदा नहीं हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जीत लेगी? बिल्कुल नहीं जीतेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड जीत पाएगी? मुझे कहीं से कोई संभावना नहीं दिख पा रही। अगर दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद अगर अगले साल की बात करें, क्या वहां पे उनको जीत का कोई मतलब मिलेगा? तो आगे जो कम से कम हम लोग को सीधे सीधे 5-5 विधानसभा चुनाव जो भी यहां से दिखाई दे रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। और मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि ये स्थितियां अगर बनी है तो ये स्थितियां राहुल गांधी के कारण ही बनी है।
गांधीवादी मूल्यों पे, गांधीवादी रास्ते पे चलते हुए उन्होंने जिस तरह से, जो आपने कहा कि सबसे, गांधी जी बात करते थे सबसे आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को लेके, राहुल गांधी केवल सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लेके बात नहीं करते हैं, उनसे मिल रहे हैं। आज एक बड़ा नेता किसी पार्टी का, वो समस्या अगर उबर के ड्राइवर से वो पूछ रहा है, ओला ड्राइवर से पूछ रहा है कि आपकी क्या समस्या है, रेलवे के ट्रैकमैन से ट्रैक पे चढ़ के वो जाके घूम के वो पूछ रहा हो कि आपकी समस्या क्या है, तो बताइए राजीव जी, उनके नीति निर्माण में जो पॉलिसी मेकिंग होगी वो अंतर तो दिखेगा ही। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोगों ने देखा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, तमाम जो समाज के कमजोर वर्ग थे, उन्होंने मजबूती के साथ कांग्रेस को सहयोग प्रदान किया और वो स्थिति अब और ज्यादा मजबूत हो गई है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, मजबूत स्थिति, और खासकर जनता कितनी मजबूत हुई है, देश में जो सियासी हालात हैं वो कितने बदल गए हैं, क्या 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसके बाद से परिस्थितियां बदल गई, या भारत जोड़ो यात्रा के कारण देश की परिस्थितियां बदली हैं, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। और इन सब के बीच जो चुनाव हो रहे हैं उस पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है, असर पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले परिस्थितियां क्या 2022 7 सितंबर यानी आज से ठीक 2 साल पहले जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी उस समय और आज में फर्क है। अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूं, उनसे पहले गर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, सवाल रख चुका हूं, क्या फर्क नजर आता है आपको? राजीव जी, फर्क बहुत नजर आता है। और जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी, हम लोगों ने इसको लगातार कवरेज किया और शुरू से लेकर आखिर तक जो राहुल गांधी भी कह रहे थे उसको भी किया। और उसके बाद जो दूसरी यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको भी मणिपुर से हम लोगों ने कवरेज किया था जब वो शुरू हुई थी, और आखिर तक उसको भी हम लोगों ने लगातार कवरेज किया। राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो चीजें बदली हैं वो केवल चुनाव के लिहाज से नहीं बदली है, बल्कि अगर देखा जाए तो देश की पूरी राजनीति एक तरीके से बदली हुई दिखाई दी। 7 सितंबर से पहले जब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, देश के अंदर एक बहुत ज्यादा निराशा का माहौल था और निराशा के साथ साथ डर का भी एक माहौल था। तो उस निराशा और डर के माहौल में कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि मोदी जी जो है वो 240 पे आ जाएंगे। सब तो यही था कि मोदी जी जो है वो तो बिल्कुल यहाँ शी जिनपिंग या पुतिन होने जा रहे हैं, इस तरीके के भाव जो थे लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे थे। और इसीलिए छाती ठोक कर हमारे जो चाणक्य समझे जाते हैं वो कहते थे हम 50 साल राज करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजीव जी जो देश बदलना शुरू हुआ, और खासतौर से अगर आपको याद हो कि वो 2 अक्टूबर का जो राहुल गांधी का बारिश में भीगते हुए भाषण था राजीव जी, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी उसके बाद जो एक टर्निंग पॉइंट जो कह सकते हैं उस यात्रा का भी, वो राहुल गांधी का वो भाषण था जो भीगते हुए राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को दिया था। उसके बाद फिर एकदम से यात्रा का से माहौल बदला, लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी, और जो डरो मत का नारा राहुल गांधी ने दिया, उसके बाद डर जो था वो जनता के मन से भी निकला और राजनीतिक दलों के मन से भी डर जो था वो निकला। और उसी के बाद फिर जाकर के वो इंडिया गठबंधन की बुनियाद पड़ी, किस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, और फिर जो ईडी और सीबीआई के जरिए डराने की चीजें होती थी वो डर लोगों के मन से निकलना शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई अब रुक गई हो, लेकिन वो डर जो है राजीव जी वो निकल चुका है कि ठीक है जेल भेजोगे, भेज दो, क्या करोगे, ये मन के अंदर भाव जो आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कारोबार जो है वो डर के ऊपर ही टिका हुआ है। वो चाहे किसी भी तरीके का, चाहे वो हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा के, मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखा के, दलितों को ब्राह्मणों का डर दिखा के, ब्राह्मणों को दलितों का डर दिखा के, यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कारोबार डर पे टिका हुआ है। और राहुल गांधी ने उस डर के कारोबार की हवा एक तरीके से निकाल दी, डरो मत का नारा देकर के। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस डरो मत ने काम किया। अब मोदी जी के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीजें होने लगी है। तो राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा ने निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव में भी प्रभाव डाला। लोकसभा के चुनाव में जो प्रभाव पड़ा उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके अटक गई। और अगर पनकला प्रभाकर जो है, निर्मला सीतारमण के पति जो है, अगर उनकी बात को मान लिया जाए, और जो संस्थान है जिसकी रिपोर्ट आई थी वीडियो फॉर डेमोक्रेसी, जब वॉइस फॉर डेमोक्रेसी जो थी उसकी 79 सीट्स पे जो गड़बड़ी हुई है, अगर इसको मान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 140-150 के आसपास आकर के टिकती है। तो यानी ये राहुल गांधी की इस यात्रा का ही कमाल था। और फिर 4 जून के बाद परिस्थितियां एकदम से बदल गई। तो 4 जून के बाद भी राजीव जो परिस्थितियां बदली हुई दिखाई देती हैं, उसके मूल में भी जो एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। और इसी ने पूरे देश का परिदृश्य एक तरीके से बदल दिया।
और आज एक वीडियो बड़ी जोर शोर से वायरल हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो उनका, हालांकि पुराना वीडियो है जब उन्होंने पहले 2018 में समर्थन वापस लिया था, लेकिन वो आज क्यों वायरल हो रहा है राजीव जी, ये समझा जा सकता है कि उसके पीछे भी क्या रणनीति है और क्यों वो लोगों को याद आ रहा है, ये समझा जा सकता है। तो यानी राहुल की यात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तरीके से संकट में डाल दिया। वो संकट जो है वो और गहराता ही चला जा रहा है, लगातार ये संकट अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और राहुल गांधी जो उस यात्रा के दम पे ही आज इस देश के सामने एक ज्योतिपुंज बन के खड़े हुए। जी, यात्रा के दम पर राहुल गांधी यहां तक पहुंचे हैं या राहुल गांधी की राजनीति ही यही है, ये भी समझना जरूरी है। और समझना यह जरूरी है कि क्या 2022 7 सितंबर यानी आज ही के दिन से क्या देश की राजनीति में तब्दीली आई है। जरा आना चाहता हूं गर्ग साहब इन्हीं सवालों के साथ, कैसे देखते हैं आप अब जबकि चुनाव सामने हैं तो इसका कितना असर उस पे, और जो बीता हुआ चुनाव है पढ़ते हुए आपने देखा या देख रहे हैं? जो हम जिस राजनीति को देख रहे हैं वर्तमान में, वो पिछले 2 साल की देन है। 2 साल के पहले की जो राजनीति थी देश की, वो पूरी तरह से अलग थी। और इन 2 सालों में मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि देश की जनता अंदर से इतनी ज्यादा उत्तेजित है, भरी हुई है, उसके मन के अंदर इतना कुछ ज्यादा भरा हुआ है कि वो निकालने के लिए किसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। इसीलिए हमने देखा कि राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे बढ़ती गई, लोग बाहर आते गए, सड़कों पर बाहर आते गए, और वो एक प्रदर्शन था कि लोगों के मन से राहुल गांधी ने डर को समाप्त कर दिया। ये जो सरकार पिछले 8 सालों से 2022 तक जो काम कर रही थी, 14 से 22 तक, वो डरा कर रही थी लोगों को। वो लोग डरे हुए थे कि हमने कुछ ऐसा किया तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। लोग बोलते नहीं थे, लोग बात नहीं करते थे, लोग लिखते नहीं थे। इस तरह की जैसी डिबेट्स अभी हो रही हैं, अगर आप 2022 के पहले की डिबेट्स देखें यूट्यूब चैनलों की भी, तो भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि आवाज़ें कैसी थी, एक तरह का शक था चीज़ों को लेकर। तो ये मैं एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ जो 7 सितंबर 2022 का जो है, उसने पूरे कायाकल्प कर दिया, जिसको कहते हैं ना कि एक देश के अंदर एक नया हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, जिसको आप कह सकते हैं कि नया हृदय का प्रत्यारोपण कर दिया। कि अब वो तो हर जगह से नागरिक अब प्रकट हो रहे हैं, देश का नागरिक तो प्रकट हो रहा है। आप देख रहे हैं कर्नाटक में, आंध्र में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में जो हुआ, कोई बहुत बड़ी बात है कि इस सरकार के होते हुए इतनी सीटें आ जाना, 220 सीटें अगर आ गई इंडिया अलायंस को, और इंडिया अलायंस में कोई क्रैक नहीं है। आपने रोज सुनते हैं कि नीतीश कुमार अब पलटी मार रहे हैं, तब पलटी मार रहे हैं, चंद्रबाबू के बारे में भी हम सुनते रहते हैं, और तमाम लोग, चिराग पासवान, राजभोर, निषाद पार्टी, अनुसुईया पटेल, तमाम सुनते रहते हैं, अजीत पवार। हमने कभी सुना नहीं होगा कि इंडिया अलायंस में कोई दरार आई है किसी तरह की, या कोई विद्रोह हुआ है, कोई छोड़ के गया है, कुछ इस तरह की बात आई है। ये बड़ी चुनौती की बात है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स को उल्टा कर दिया है, और उल्टा दिया है कि आरएसएस को अब ये डर हो गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे चलने दी जाए कि नहीं चलने दी जाए। और
जो संघ का डर है, सबसे बड़ा डर ये है कि ये जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जो संघ ने वहां चेतावनी दी थी कर्नाटक चुनाव के बाद, और फिर 2024 में वो चेतावनी पूरी तरह से सही साबित हो गई। तो आपने सुना होगा कि अभी जो मोहन भागवत जी ने जो पुणे में भाषण दिया कि कुछ लोग अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, अपने को अच्छे काम करना चाहिए, और लोग माने भगवान, भाई ये होना चाहिए। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रहार संघ ने किया है मोदी जी पर अप्रत्यक्ष रूप से। और वहाँ की जो बैठक थी कर्नाटक की, केरल की, उसमें तो उनके प्रचार प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हाँ, संघ और बीजेपी के बीच में मतभेद है। और जो नड्डा जी ये कह रहे थे कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, पूरे समय वहाँ केरल में उपस्थित रहे। ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो संघ के साथ रिलेशनशिप है बीजेपी की जी, कि अब संघ डोमिनेट कर रहा है और पूरे के पूरे विधानसभा चुनाव की जो कमान है वो संघ के हाथों में है। आप इसको एक छोटी पॉलिटिक्स मत मानिए कि बीजेपी ने चुनाव की पॉलिटिक्स से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। कैंडिडेट संघ तय कर रहा है, अलायंसेस संघ तय कर रहा है, चुनाव का संचालन संघ के लोग कर रहे हैं। राम माधव जम्मू कश्मीर में है, आप सोचिए जरा, बीजेपी का आदमी नहीं है वहाँ जो वहाँ ओवरसी कर रहा है। राम माधव वो हैं जिसको मार्जिनलाइज कर दिया था बीजेपी ने। जब मोदी जी बहुत ताकतवर हो गए तो उनको वापस नागपुर भेज दिया था। आज वो राम माधव फिर से वहाँ कमान में है जम्मू कश्मीर में। अतुल लिमये महाराष्ट्र में कमान में है, जो संघ के इम्पोर्टेंट फंक्शनरी हैं। अरुण कुमार हरियाणा में कमान में है। झारखंड में 2-2, 3-3 लोग वहां लगे हुए, हिमंता विश्वास भी लगे हैं और भी लोग लगे। मोदी जी के हाथ में अब संघ बीजेपी नहीं है। हम लोग अगर ये बात कर रहे हो जी कि हम बीजेपी को मोदी जी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो अगर, तो वो अब हमको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए अगर बंद नहीं करना हो तो इसलिए कह रहा हूं कि अब मोदी जी का बीजेपी पर से नियंत्रण लगभग खत्म हो रहा है और एक संघ जो है एक नई बीजेपी को अपनी मर्जी के हिसाब से बनाना चाहता है। तो इसलिए ये सारा जो तमाम परिवर्तन जो पैदा हुआ है, ये राहुल गांधी की यात्रा ने पैदा किया है। मतलब वो राहुल गांधी अगर निकलते नहीं अपनी 4 दीवारी से, मतलब 10 जनपद को नहीं छोड़ते या उनका जो भी मकान था उससे बाहर नहीं निकलते और चुनौती नहीं देते, चैलेंज नहीं करते, तो आप देखिए कि अब कौन है मैदान में, कौन है राहुल गांधी के अलावा कौन है मैदान में, आप बताइए मुझे। आप किसी समय बात करते थे कि ममता बनर्जी भी उम्मीदवार है, अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार हैं, और नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अब कोई नहीं है, केवल राहुल गांधी है। इसके लिए राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं है, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब ये उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, उनके कद के नहीं है। तो इसलिए ये जो भारत की राजनीति में जो, अब आप देखिएगा, मैं कुछ घोषणा नहीं करना चाहता क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी आपको भी है जितनी मुझे है। अमेरिका में राहुल गांधी तहलका मचाने वाले हैं और हम ऐसी खबरें मिलेंगी हमें
और मोदी जी के यात्रा के 14 दिन पहले, 12 दिन पहले राहुल गांधी पूरा वहां साफ करके आ जाएंगे। उनके मोदी जी के लिए कुछ बचेगा नहीं वहां पर। तो वो एक बड़ी उपलब्धि होगी जो होने वाली है, और उसका इम्पैक्ट भारत की राजनीति पर बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। जो जिस तरह की खबरें अमेरिका से आ रही हैं अभी, वो काफी इस तरह की हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम इस तरह के हैं जो वहाँ तूफान खड़ा कर सकते हैं। मतलब वहाँ इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन डायस्पोरा में कई चीज़ें होने वाली हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये सारा 2 साल का कमाल है। अगर ये, तो आप ये 2 साल का अगर कमाल है, तो आप सोचिए कि आने वाले 2 साल और 3 साल और 4 साल किस तरह के होने वाले हैं। जी, अगर 2 साल में ये उपलब्धि है कि वो 52 से 99 पर आ गए, कांग्रेस को ले आए, तो आने वाले 4 साल में वो क्या करेंगे आप सोचिए। 5 साल में 2029 के चुनाव हैं अगर, तो क्या होगा। तो संघ का जो पूरा डर है वो यही डर है, और बीजेपी के जो सांसद हैं जो डरे हुए हैं, वो इसीलिए डरे हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें अभी जो चल रही हैं वो इसी दिशा में चल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दोबारा आता हूं आपके पास श्रवण गर्ग साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और अमेरिका को लेकर जो आप बात बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में भी तहलका मचाने वाले हैं, लेकिन यहां निगाहें आईटी सेल की टिकी होंगी, बीजेपी आईटी सेल की बात कर रहा हूं, टिकी होंगी कि राहुल गांधी वहां कहते क्या हैं, बोलते क्या हैं, और क्या उसका कुछ फायदा यहां के चुनावों पर ले सकते हैं क्या, ये बीजेपी के लोग सोच रहे होंगे। क्योंकि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में भी तहलका मचता है, और तहलका मचाने की कोशिश अलग अलग ढंग से, उनकी बातों को अलग अलग ढंग से ट्रांसलेट करके। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी बातों को शब्दशः जैसे ट्रांसलेशन होता है और उसके भावनाओं को, जो भावार्थ जिसको कहते हैं, उसको आप तक पहुंचाएं। तो कल से आधिकारिक दौरे पर राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन कल से उनकी यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है। 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख 3 दिन तक बिल्कुल खटाखट, जो शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो खटाखट वहाँ पर बहुत सारी उनकी अलग अलग लोगों से मिलना जुलना, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। ये सब कुछ हम आप तक पहुँचाएंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे। देश में भी चुनाव का माहौल है, और इस चुनाव के माहौल में क्या भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी की राजनीति, भारत जोड़ो यात्रा तो एक छोटा सा पार्ट हो गया, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति उससे बहुत आगे निकल चुकी है। इसलिए भी समझना चाहते हैं हम कि क्या यहाँ से राहुल गांधी की राजनीति का असर अब धीरे धीरे इस देश की अलग अलग जो चुनाव देश में हो रहे हैं उस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी एक बार फिर से आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं राजनीति, राहुल गांधी की राजनीति, नरेंद्र मोदी की, देश ने 10 साल तक एक तरफा नरेंद्र मोदी की राजनीति को देखा, उसके इर्द गिर्द उसी चक्की में लोग पिसते हुए नजर आए। अब क्या आगे राहुल गांधी की राजनीति जो है वो भारी हो गई है? नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने राजनीतिक लकीर अपनी बड़ी कर दी है, कैसे देखते हैं? लगता है कि पहले तो इन दोनों लोगों की राजनीति में फर्क करना हम लोगों को पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की राजनीति विशुद्ध रूप से सत्ता परक राजनीति है, सत्ता में बनाए रखना अपने आप को। 240 का जो मैंडेट मिला वो दरअसल जनता ने उनको निगलेक्ट किया, रिजेक्ट किया था। ऐसे में आप याद करिए कि राजीव गांधी जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कुछ खेल नहीं किया था, उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया था, बल्कि स्वीकार किया था नहीं कि जनता ने हमको रिजेक्ट किया है और हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन मोदी जी के लिए सत्ता अपरिहार्य है, वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते। राहुल गांधी की जो राजनीति है वो दरअसल देश नीति, देश कैसा होगा इस सपने की नीति है। भविष्य में भारत को कैसा होना चाहिए और भविष्य किसके कंधों पर है। देश कोई केवल नक्शा नहीं है
या किसी कागज पर उकेरा गया कोई केवल एक चित्रांकन नहीं है। देश लोगों से बनता है। लोग भविष्य में अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, लोग अगर पढ़ लिख रहे हैं, जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, सरकारी मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, या वो केवल 8,000 की सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे। राजीव जी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एमफिल और पीएचडी करके इस समय 8,000 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। आपको रोना आएगा ये सुन करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम कोई छोटा बड़ा होता है, लेकिन जो उनका काम है उसको सम्मान नहीं मिलता। और राहुल गांधी की अगर आप देश नीति को देखिए तो उन्होंने क्या कहा कि रामचेत पीढ़ियों से वही काम कर रहे हैं, लेकिन रामचेत को उनके पिता के अलावा किसी ने सम्मान नहीं दिया। राहुल गांधी रामचेत के दिल से जाकर के मिलते हैं, हृदय से लगाते हैं। रामचेत अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाते हैं, हम जानते हैं, हम लोग भी उसी गांव से आते हैं, कि कोई भी बड़ा शख्स आता है तो स्वागत के लिए जो अच्छा बन पड़ता है जी। रामचेत के लिए सबसे बड़ा यही था कि हम राहुल गांधी को कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, और बदले में राहुल गांधी जो करते हैं, मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि राहुल गांधी ने कोई एहसान किया, और ना ही राहुल गांधी ने कभी उस मानसिकता से किया होगा। राहुल गांधी ने उन हाथों के उस हुनर को महसूस किया कि नहीं, इसको सम्मान ही नहीं मिलना चाहिए, इसकी तो बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो वो मशीन भेजते हैं, वो उनको सामान भेजते हैं, और ऐसे कई हिस्से जिस मुद्दों पर हम लोग घंटों बात कर सकते हैं। एक एक मुद्दा उठा लीजिए। आपने केवल संकेतों में उनका जिक्र किया कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं, और ये बेहद भावुकपूर्ण होते हैं। राहुल गांधी की मैं राजनीति को देश नीति इसलिए भी कह रहा हूं कि जो आरएसएस ये दंभ भरती है कि वो आदिवासियों और दलितों के बीच में काम करते हैं, वो समरसता भोज होता है, खिचड़ी भोज होता है, लेकिन आपने किसी संघ के व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को देखा है कि वो अपने घर में किसी दलित को बुला करके, किसी किसान को बुला करके, किसी मजदूर को बुला करके उसको लंच कराए? ये चेंज किया है राहुल गांधी ने। हमारे देखते देखते राहुल गांधी पर एक जमाने में आरोप लगे थे कि साहब दलितों के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने यह कहा था कि राहुल गांधी अपने घर क्यों नहीं बुलाते। आज ये बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी अपने घर बुलाते हैं और उस सम्मान के साथ अपने साथ बैठ करके भोजन करते हैं, वो सम्मान देते हैं, बराबरी का भाव देते हैं। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में कभी ये सम्मान नहीं मिल सकता। ये परिवर्तन किया है राहुल गांधी ने इस देश में, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की अपनी विरासत है। नेहरू जी से होते हुए आप चले आइए, इंदिरा जी, और यहां राजीव गांधी होते हुए कांग्रेस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपको लगे उसी माइंडसेट के, लेकिन इस परिवार के बारे में आप नहीं कह सकते। तो जो लोग आरोप लगाते हैं कि साहब परिवारवादी हैं, शहजादे हैं, जिसको आप शहजादा कहते थे वो तो सड़क पर चल रहा था, और जो चाय बेचकर आए थे उन्होंने पूरा देश बेच दिया। क्या छोड़ा है? कोयला की खदानों से लेकर के और हवाई जहाज के अड्डे तक, रेलवे स्टेशनों से लेकर के, और वो तमाम, वो तो खेत भी बेच दिए होते, बच गए वो कम से कम। 750 किसानों की शहादत हुई, तब जाकर के वो 3 काले कानून किसी तरह के रोल बैक करने में मोदी जी तैयार हुए। उनका जो 56 इंच की जो छाती है वो दरअसल किसके लिए है? अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए। और राहुल गांधी ने जब एक्सपोज किया तो क्या किया गया? उनका मकान छीन लिया, 2 साल की सजा हो गई, लेकिन वो भूल कर गए कि वो एक बार इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। लेकिन वही इंदिरा गांधी जब बेलछी पहुंचती है तो पूरे देश की राजनीति बदल जाती है। हालांकि वो सिर्फ एक यात्रा थी इंदिरा गांधी की, ये तो राहुल गांधी ने पूरा 4000 किलोमीटर नाप दिया इस देश को। मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास में इस तरह की कोई 1-2 यात्राएं होंगी, इतनी लंबी यात्राएं पैदल। हो सकता है कि ना हो कोई उदाहरण। तो इसलिए राहुल गांधी की राजनीति देश नीति है, देश को बनाने की राजनीति है, देश को बांटने की राजनीति नहीं, रोजगार देने की राजनीति है, लोगों को सुख
चैन देने की राजनीति है, लोगों के भीतर हिंसा और नफरत पैदा करने की नहीं है। लोगों को गले लगाने की राजनीति है, गला काटने की राजनीति जी। ये आपको फर्क करना पड़ेगा राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की राजनीति में। और मुझे लगता है कि उसे लोगों ने समझा है और राहुल गांधी का जिस तरह से वेलकम हो रहा है, आप महसूस कर सकते हैं चारों तरफ राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह की दीवानगी है। मैं तो उसको दीवानगी के रूप में ही देखता हूं। वो जो दीवानगी है, वो दीवानगी केवल इसलिए नहीं कि वो नौजवान है, वो दीवानगी एक भगत सिंह में भी थी उस भारत माता के लिए। वो दीवानगी यहां दोनों तरफ दिखाई पड़ती है। एक की दीवानगी जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। राहुल गांधी के त्याग की बात क्यों नहीं होती है? राहुल गांधी ने क्या पाया? राहुल गांधी चाहते तो 10 सालों में कैबिनेट मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक हो सकते थे, लेकिन साहब त्याग तो सिर्फ इस देश में एक ही आदमी ने किया है। और क्या क्या कसीदे गढ़े जाते हैं, सच में उन्होंने क्या किया है ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत फर्क है और इस देश की राजनीति उस तरफ मुड़ चुकी है जहां राहुल गांधी लेकर के जाना चाहते हैं बेहतर भविष्य का सपना। इस देश के नौजवान और किसानों के सपनों से जुड़ करके राहुल गांधी जो देश नीति कर रहे हैं, इसी का भविष्य है और लोग भी इसी की तरफ जा रहे हैं। जी राजू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं, उनकी राजनीति और देश में हम पिछले 10-11 साल से नरेंद्र मोदी की राजनीति को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी लकीर कैसे लंबी खींची है और उस राहुल गांधी की राजनीति का आज जो चुनाव हो रहे हैं उस पर इसका कितना असर है। क्या हरियाणा का चुनाव उसको बीजेपी ने पहले हार मान ली वहाँ पे, या हरियाणा के चुनाव में बहुत कुछ बचा हुआ है, ये भी ज़रा समझें। ज़रा आना चाहता हूँ एक बार पहले राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूँ। आप अभी कह रहे थे हरियाणा से आप लौट के आए हैं, क्या कुछ वहाँ दिखाई देता है? हरियाणा में क्या है हो रहा है? और हम लोग दिल्ली बैठे हुए हैं तो सुनने में यही आ रहा है कि बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। क्या ऐसा है ग्राउंड पे और क्या कुछ है अगर राहुल गांधी की राजनीति के हिसाब से देखा जाए जो पिछले 2 साल में खासकर हमने देखा है? राजीव जी देखिए, अगर हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में सीधे सीधे बात करें, एक छोटी सी घटना का उदाहरण दूंगा जो कि गांव में बैठे हुए एक व्यक्ति ने, जिसने खुद ही माना हमारे सामने में कि वो पहले बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन अब वो लोग भी बीजेपी को समझने लगे हैं। उन्होंने हरियाणा के गांव में बैठा हुआ है, खाप पंचायत जहां पे एक माहौल बनता है, वहां पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ध्यान दिया कि क्या घटना राजस्थान में घटी, वो कन्हैया लाल के प्रकरण में क्या घटना घटी थी और एनआईए जांच कर रही थी, फिर भी कोर्ट को कहना पड़ गया और उसमें से एक आरोपी को इसलिए छोड़ना पड़ गया, जमानत मिली उसमें, कि वो एनआईए ने अच्छी से जांच नहीं की। तो गहलोत सरकार जांच कर रही थी, उसको जांच भी छीन के एनआईए को ले लिया। तो वो खुद हमें कह रहे हैं, लगभग 55-60 वर्ष की उम्र होगी राजीव जी उनकी, कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसका तो दुरुपयोग हुआ है इस सरकार में, एनआईए जैसी संस्था का भी दुरुपयोग हुआ। और हम लोग जो मानते थे कि ये पता नहीं कैसे इस प्रकार की घटनाएं घटी, और वो लोग भी ये चीज कह रहे हैं कि वो बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के मोर्चा के लोग तक तो डंके के चोट पे कह सकते थे और बीजेपी के लोग ही उन्हें बचाने में भी लगे हुए हैं, वो घटना भी कराते और बचाते भी हैं। तो इस पर जो अंततः जो विनेश फोगाट और जो ये तमाम इन दोनों ने जो ज्वाइन किया है कांग्रेस, उसके बाद तो वहां पे एक बवंडर की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज देखिए कि तमाम चैनलों पे बृजभूषण शरण सिंह हमला कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो उनके हमला से भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, संभवतः वो उनको भी अंदाजा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा है। वहां पे शुरुआती समय में राजीव जी एक तरह से डेट को पहले बढ़वाने की मांग, डेट को वहां पे बढ़वाने की मांग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने की थी। सबों को यही लग रहा है कि बीजेपी की तैयारी अच्छी नहीं थी और वो वहां पे जो है नुकसान की स्थिति में रहे। किसानों के तबके में पिछले 5 सालों में जिस तरह से किसानों का दमन हुआ, वहां पे आंदोलन करने वाले लोग जो सेना में लोग थे, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों तक को जो है कि परेशान किया जा रहा था। उनको कहा जा रहा था कि अपने माता पिता को आप आंदोलन से वापस करवाइए, आप नहीं तो आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। तो हरियाणा की जो जमीन है वो जमीन तो ऐसी है कि वहां पे कितने सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होगी राजीव जी। मुझे लग रहा है भारी संख्या में सीटों पे बीजेपी की जमानत जब्त होने की स्थितियां हैं हरियाणा में जी। वहां पे 55-60 सीटों पे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं पर मुश्किल और कठिनाइयों की स्थिति है। कांग्रेस ने भी अपनी सीटें जारी की लेकिन स्थिति सामान्य है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटें जारी की और उसके बाद हरियाणा बीजेपी में जो हलचल मचा, वो हम लोगों
तो वो जम्मू कश्मीर की याद दिला दी कि जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से सूची जारी की गई थी और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बीच में खलबली की स्थिति मच गई थी, वो तमाम स्थितियां हम लोग हरियाणा के चुनाव में भी देख रहे हैं। तो हरियाणा का चुनाव वहां पे किसी भी मामले पे, चाहे परसेप्शन का मामला हो, जनता के बीच में मामला पहुंचाने की मामले हो, बातें हो, और विशेषकर विनेश फोगाट को लेकर जो वहां के लोगों के मन में, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे तमाम लोग उसे अपने हीरो के रूप में देखते हैं और हरियाणा की तो वो बेटी ही है, और उसके ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाया उन आरोपों को गंभीर रूप से दिल्ली पुलिस ने भी माना है। उन आरोपों को आरोप पत्र दाखिल किया 1500 पेज का। और वैसे स्थिति में अब उस पूरे आंदोलन को जिस तरह से बीजेपी और उसके तमाम लोग उसको कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा बीजेपी को लास्ट में बैकफायर कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि बीजेपी इतनी ज्यादा उलझ गई है हरियाणा के चुनाव में कि उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। राजीव जी, वो जितना ही उस एक उधेड़पन से निकलने का प्रयास कर रही है, वह मामला उन्हें उतना ही ज्यादा बैकफायर कर जा रहा है। और इस देखिए, आज अगर हरियाणा में यह स्थिति बनी हुई है तो मैं एकदम डंके के चोट पे मैं भी कहूंगा, जो पैनल में तमाम लोग कह रहे हैं, वो स्थितियां बनी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से इस देश की बदलती हुई राजनीतिक स्थिति की। जब पहली बार इस देश ने देखा है यहाँ के दलित तबके, वंचित तबके, ओबीसी वर्ग ने, सबों ने पहली बार देखा है जब राहुल गांधी डंके के चोट पे कहते हैं कि हम 50% आरक्षण के उस कैप को उखाड़ के तोड़ के फेंक देंगे। ये चीजें, ये मैसेज बहुत ही गहन ढंग से जैसे पूरे देश भर में जा रहा है, ये मैसेजेस हरियाणा के भीतर भी है, और वह इसके लिए बीजेपी के पास कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री जिस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का परिवर्तन कर दिया गया, उनको भी अपना सीट बदलना पड़ रहा है। तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सिरदर्दी की स्थिति है, और यही स्थितियां हम लोग को जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रही है। वहां की भी स्थिति कहीं से भी बीजेपी जब अपने घोषणा पत्र में ये चीजें कहती है कि हम किसी भी तरह से 370 की वापसी नहीं करना चाहेंगे, तो वो वहीं पर स्पष्ट कर देती है कि वो अपनी राजनीति केवल और केवल जम्मू तक सीमित रखना चाहती है। वो कहीं भी श्रीनगर और दूसरे घाटी के क्षेत्र में कहीं से भी वो नहीं जाना चाह रही है। तो स्पष्ट है कि जैसे लोकसभा चुनाव में वो उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे, इस बार वो उम्मीदवार जरूर उतार गए, लेकिन उनका फोकस यहीं पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में भी घाटी में, जम्मू में उनका वोट प्रतिशत 2019 की तुलना में इतना घट गया, तो अब कौन सा वोट प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। हरियाणा में तो बच्चा ये चीज कह रहा है। राजीव, ये आखिरी लाइन कहूंगा कि अगर पिछले बार लोकसभा में 10 की 10 सीटें थी तो विधानसभा में 41 सीटें आई थी, तो गिनती करके देख लीजिए कि अब 5 सीटें अगर कांग्रेस ले आई है तो फिर बीजेपी अब कितने सीटों पर सिमटने जा रही है, अंदाजा लगा लीजिए। जी, हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव, और इन चुनावों पर और बीता हुआ जो चुनाव है उस पर राहुल गांधी की राजनीति का क्या असर है, और अब जबकि राहुल गांधी अमेरिका में हैं तो क्या इस चुनाव पे असर पड़ेगा, ये तमाम बातें जरा प्रशांत टंडन जी आपसे समझना चाहता हूं। राजीव जी, हरियाणा की बहुत बात होगी, मैं भी बात करूंगा, लेकिन पहली बात जो आपका सवाल है, देखिए राहुल गांधी ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स की बहुत आवश्यकता थी। दशकों से एक स्टेटस को चल रहा था और उस स्टेटस को बदलने की जरूरत थी, जिसको कहते हैं कि डिसरप्शन करना। वो डिसरप्शन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू होता है, और ये परिवर्तनगामी जो राजनीति है, इसकी ये शुरुआत है, केवल फाउंडेशन है। इसका केवल एक अभी हासिल जो दिखाई देता है बड़ा, कि राहुल गांधी की लेजिटिमेसी कायम हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ जो कॉरपोरेट ने और मीडिया ने मिलकर एक अभियान चलाया, पूरा प्रोजेक्ट चलाया, वो प्रोजेक्ट विफल हुआ। लेकिन राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस समाज में हुई है। अब उनके विचारों को हम जानते हैं जी। उस हिसाब से बहुत काम बाकी है, वो काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है। यानी तमाम सारा जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स है, मजदूरों के, यानी जो मजदूरों के हक के लेवल पे जो काम है, यानी कुल मिला के संविधान को इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, वो काम पिछड़ गया था।
पुलिस रिफॉर्म्स बाकी हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बाकी है, पार्लियामेंट कैसे चले, कितने दिन बैठे पार्लियामेंट, उसकी कमेटियां कैसे काम करें, क्या एक पार्लियामेंट की कमेटियां वैसे ही काम करती जैसे सीनेट कमेटी काम करती है, जैसे कांग्रेस कमेटी काम करती है अमेरिका में, कि वो किसी को बुलाकर उसको पूछते हैं? हमारे यहाँ नहीं काम करती। एजेंसियां कैसे काम करें, कितना इंडिपेंडेंस हो, तमाम ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी ज़रूरत है। अगर ये कहा जाता है कि भारत 5वीं बड़ी इकॉनमी है, भारत विकसित देश होगा, तो विकसित देश केवल जीडीपी से नहीं बनता कोई देश। विकसित समाज होता है, विकसित इंस्टीट्यूशंस होते हैं, विकसित शिक्षा प्रणाली होती है, कानून की पुलिस और अदालतें कैसे काम करती हैं, इसका पैमाना होता है विकसित होने का। केवल जीडीपी के आधार पर कोई देश विकसित नहीं होता है। जो देश विकसित हैं, राजीव जी, आप तो तमाम जगह गए हैं दुनिया में, देख लीजिए कि उनके वो विकसित देशों का समाज कैसा है, वहाँ की पुलिस कैसी है। क्या वहाँ की पुलिस भी बुलडोजर चला रही है? बुलडोजर चलाने वाली पुलिस के साथ आप विकसित भारत नहीं बना सकते। इनकाउंटर करने वाली पुलिस के साथ आप विकसित भारत नहीं बना सकते। आप बता दें मुझे कोई यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, अमेरिका में इस तरीके के इनकाउंटर होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं। और ठोक दो की राजनीति, कहाँ दुनिया में किसी विकसित देश में आपने देखा कि कोई नेता बोले कि ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे? ये राजनीति केवल और केवल तीसरी दुनिया के पिछड़े समाज में ये राजनीति चल सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विकसित भारत केवल जीडीपी से नहीं होता है। राहुल गांधी को बहुत काम करने हैं और इस वक्त वही एक भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अकेले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि क्या होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट अनफोल्ड होगा। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को वहां पहुंचा दिया कि अब वो जो करेंगे उसकी विश्वसनीयता होगी। ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, राजीव जी, बता दिया हमारे मित्रों ने कि हरियाणा की स्थिति खराब है। राहुल जी वहाँ पे होकर आए हैं, हमको अभी जाना है, लेकिन जो खबरें पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो बीजेपी ने ये फैसला किया आज कि ब्रजभूषण शरण सिंह को वो उतारेगी विनेश फोगाट के सामने मीडिया में, ये गलत फैसला है, ये गलत रणनीति है। खासकर वो भी तब जब एक दिन पहले आपके यहाँ इतनी बड़ी बगावत हो चुकी है। एकमात्र जो बीजेपी के सामने होप थी वहां पे कि जो सोशल इंजीनियरिंग करने में आप कामयाब रहे थे, वो शायद इस डैमेज को बचा ले जो डैमेज दिख रही है। लेकिन इस बगावत में वो सोशल इंजीनियरिंग भी टूट गई। वो तमाम सारे नेता जो पिछड़ों की राजनीति करते थे, दलितों की राजनीति करते थे, वो सब बाहर हो गए, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो बीजेपी हरियाणा में बहुत मुश्किल में है। उत्तर प्रदेश में अगर वो 62 से 33 पे आए तो उसमें एक आध ईंट जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी रखी थी, और अब उनको वापस लाया गया है मैदान में। तो आप सोचिए कि बीजेपी के रणनीतिकार किस घेरे में है। एक इको चैम्बर में घुस गए हैं वो, और उनको लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को उतार कर वो हरियाणा का चुनाव जीत लेंगे। लोग जो कहेंगे वो मान लेंगे, और जो विनेश फोगाट ओलंपिक तक होकर आई उसे तो हम जब चुनाव के नतीजे आएंगे कही देगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या किया बीजेपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होता है और विनेश फोगाट के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर बीजेपी खड़ा करती है तो
क्या होगा उसका अंजाम आप सब समझ सकते हैं। लेकिन चुनाव है और उसमें कई तरह की चालें चली जाती हैं। और क्या बीजेपी यहाँ हरियाणा को अपने पाले में लाने की जुगत में है या बीजेपी ने यहाँ सरेंडर कर दिया है? एक ये सवाल भी है आज की तारीख में। और दूसरी तरफ उधर जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है उसमें अमित शाह ने जो दो दिनों में जो भाषण दिया है और खासकर कल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 370 का जिक्र किया और श्वेत पत्र का जिक्र भी किया है, इसके कोई मायने हैं? क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है? जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक और इस चुनाव को कैसे देखते हैं श्रवण गर्ग साहब? और इसमें बीजेपी की रणनीति, इंडिया गठबंधन, मोरलेस इंडिया गठबंधन साथ में यहाँ चुनाव लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती पीडीपी बाहर हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा में भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अभी भी गठबंधन पे चर्चा चल रही है। तो इस वैसे भी यहाँ ज़रा आपका विचार इन दोनों राज्यों का जो चुनाव और उसकी गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर और उस पर इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इन सब की चर्चा। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरियाणा के चुनाव को लेकर मैं पूरी चर्चा सुन रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में या राष्ट्रीय सेवक संघ हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या कर रहा है, मैं केवल एक टेस्ट बता रहा हूं उसका कि वो क्या कर रहा है। हम सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, बहुत ही एम्फेटिकली कह रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं। मैं केवल एक जो लिटमस टेस्ट है उसको आपके सामने रख रहा हूं। भारत की सबसे अमीर महिला या देश के सबसे 10 अमीर लोगों में एक सावित्री जिंदल, जो बीजेपी में शामिल हुई, जिनका बेटा कुरुक्षेत्र से बीजेपी का सांसद है जो कांग्रेस छोड़कर आया, सावित्री जिंदल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया हिसार से। इसका क्या मतलब है? पहली चीज। दूसरी चीज, दो चीजें बता रहा हूं कि सावित्री जिंदल को टिकट नहीं देने के क्या मायने हैं और सावित्री जिंदल जो अब कह रही है उसके क्या मायने हैं। अपन पहली बात करें, उसमें आपको पूरा हरियाणा का गणित समझ में आ जाएगा। बीजेपी आरएसएस को इस चीज की चिंता नहीं है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। बीजेपी को केवल जीतने वाले लोगों को टिकट देना है और बीजेपी ने हिसार से जिनको टिकट दिया है वो पिछली 2 बार से जीत रहे हैं। इसका मतलब ये कि हरियाणा के एक एक सीट को लेकर आरएसएस कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। अपन विनेश फोगाट की जो सीट है जुलाना की, उसकी बात नहीं कर रहे। हो सकता है वो जीत जाएंगी और भारी उससे जीत जाए। हम एक सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पर एक सीट के बहाने हम पूरी हरियाणा की बात भी नहीं करना चाहते हैं। अब आप दूसरा टेस्ट देखिए कि सावित्री जिंदल ने कहा है अपने समर्थकों से कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी घोषणा नहीं की है उन्होंने, और उनके समर्थकों ने भी उनसे कहा कि आपको लड़ना चाहिए, और वो भी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। इसका ये कि भारत की सबसे अमीर महिला ने कह दिया है कि मैं बीजेपी से या मोदी जी से नहीं डरती। और दूसरा, वो ये बताना चाहती हैं कि मेरा बेटा चाहे हो
बीजेपी में, वो अगर हिम्मत दिखा देंगी तो लड़ लेंगी। इसका मतलब है कि जो पूंजीपति हैं देश के, वो अब डरते नहीं हैं कि आप कुछ करेंगे उनके खिलाफ। ईडी को भेज देंगे, सीबीआई को भेज देंगे, इनकम टैक्स को भेज देंगे। तो उसमें सावित्री जिंदल ने कहा है, वो जो कहा है वो ये बताता है कि वो नहीं डर रही हैं, वो चुपचाप नहीं बैठी। हालांकि उन्होंने अभी कुछ फैसला नहीं लिया है, हो सकता है कि बेटे का दबाव हो, नवीन जिंदल का। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं आपको जी, और दोनों के मायने हैं। हमको बीजेपी की ताकत या बीजेपी की तैयारी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी अगर इस चीज के लिए आखिर तक कोशिश करते रहे कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो जाए, और आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद अगर आज कहता है, या उनकी जो प्रवक्ता है, जो भी है, कक्कड़ वगैरह, दोनों अगर कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी है हरियाणा से लड़ने की, हमको इसमें बहुत सारे फोर्सेस को पढ़ना चाहिए कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए मुश्किलें कितनी खड़ी होने वाली हैं, और कांग्रेस के लिए अंदर से कितनी मुश्किलें आ सकती है कि कुमारी सैलजा जो अड़ी हुई हैं कि वो चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, नेतृत्व भी करना चाहती हैं प्रदेश का, दलित भी हैं, पिछड़ी भी हैं, और वो हुड्डा परिवार के खिलाफ अपना एक अलग रास्ता चला रही हैं। मैं बहुत ज्यादा इस बहने में नहीं आना चाहता कि हरियाणा की 90 सीटों में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी ने अपनी 5 सीटें गंवाने के बाद लोकसभा की बहुत सारे सबक लिए हैं, और चुनाव की पूरी कमान जो है वो आरएसएस को सौंप दी है। अब हरियाणा में या महाराष्ट्र में या झारखंड में जो हार होगी वो बीजेपी की नहीं होगी, वो आरएसएस की होने वाली है। तो ये एक जो हरियाणा को लेकर जो हम लोग जब बात कर रहे हैं जी, एक जो बन जाता है नरेशन, जो आमतौर से चैनल्स में चलने लगता है कि विनेश फोगाट के आने से अब ये हो जाएगा, फर्क पड़ेगा क्या? उनको किसान उसका अध्यक्ष बना दिया पूरा का पूरा, वो जो उनके साथी पहलवान है उनको, बजरंग पूनिया को पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे फोर्सेस हरियाणा में काम कर रहे हैं। चौटाला का जो परिवार है, दुष्यंत चौटाला का जननायक जनता पार्टी का जो रवैया है वो अपनी जगह है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अभी बहुत एम्फेटिकली कुछ भी नहीं कहना चाहता कि क्या हरियाणा में हो जाएगा। हो गया है तो अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ जाती फाइनली बाहर जी, पूरी की पूरी, तब तक कहना कुछ भी मैं नहीं चाहता, या कहने की
कि रिस्क नहीं लेना चाहता, आप ऐसा भी मान सकते हैं। दूसरा ये कि हमको पूरे सिनेरियो को इस नजरिए से मैं देखता हूं अपने लिए खुद का, कि एक किसी राज्य के बीजेपी के हाथ से निकल जाने का पूरी बीजेपी के मोराल पर कितना बड़ा असर पड़ता है, वो असर कांग्रेस के एक हाथ से निकल जाने पर या कांग्रेस के नहीं जीतने पर उतना नहीं पड़ता है। मतलब हरियाणा में कांग्रेस अगर नहीं जीते तो उतना असर नहीं पड़ेगा, अगर बीजेपी हार जाए तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, मैं ये कहना चाहता हूं जी। तो बीजेपी और आरएसएस के पूरे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी पूरी ताकत को झोंक रहे हैं। चारों राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं घोषित करने के पीछे इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके पीछे ये है कि बीजेपी और संघ अपनी पूरी की पूरी ताकत को सब जगह से हटाकर हरियाणा में झोंकना चाहते हैं। तो आप पाएंगे कि जो हरियाणा के बॉर्डरिंग इलाके हैं राजस्थान से, वो भी लग गए हैं इसमें। यूपी के इलाके भी हरियाणा में पूरी तरह से जुट गए हैं। राजस्थान की बीजेपी भी लग गई है जी। पंजाब की बीजेपी भी लग गई है और दिल्ली भी लग गई है। तो दिल्ली के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं हरियाणा से, वहां आप पाएंगे कि दिल्ली की बीजेपी लगी हुई है। पंजाब से लोग जो लगे हुए हैं वहाँ पंजाब की लगी हुई है। राजस्थान के जो लगे हैं वहाँ राजस्थान की लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के जो लगे हैं उत्तर प्रदेश के। हम लोगों को लड़ाई में, हम चूंकि मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं, नहीं करना भी नहीं चाहिए, करना भी पसंद कर रहा नहीं, पर हम लोगों का जो आमतौर से डिबेट होती है उसमें एक बायस बन जाता है चीजों के साथ बहने का। तो मैं थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहता हूं उस चीज से अभी जी। हो सकता है अगली आपकी डिबेट में मैं कुछ अपना खुद के सोच में करेक्शन कर लूं। तो एक तब तो तक ये है, तब आपका तक वो खबरें तो सवाल जी गर्ग साहब, तब तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। आप जो कह रहे थे कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आ जाएगी। पहली लिस्ट 31 और 31 में से 28 तो पुराने ही हैं, लेकिन अब दूसरी लिस्ट जो आती है उस लिस्ट में 31 नहीं बल्कि 32 है। बाद में एक और भी नाम कांग्रेस ने जारी किया। तो ये भी होगा अगले सप्ताह जब हम बात करेंगे। और साथ साथ हमारी टीम भी बहुत अंदर तक हरियाणा के अलग अलग जगहों तक पहुंच चुकी होगी, तो वहां से भी खबरें रहेंगी। तो बहुत कुछ हरियाणा से हम और उधर जम्मू कश्मीर से भी लेके आएंगे। थोड़ा सा आपसे जम्मू कश्मीर पे भी समझना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं जी कि जम्मू को और कश्मीर को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। कश्मीर का अगर आप देखें, जो मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स, तो जो पहली फर्स्ट फेज की सीटें हैं वहां वैली में बीजेपी ने कैंडिडेट्स ही नहीं खड़े किए आधी सीटों पर। वहां मतलब इतना संघर्ष है कि बीजेपी के पास वैली में कैंडिडेट्स नहीं है। और जम्मू में झगड़े चल रहे हैं कि वो पुराने लोगों को की जगह पर नए लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो वहां नाराजगी बहुत है जम्मू में। तो और दूसरा पॉइंट ये है, जो एक अच्छी बात है वैली की, कि वहां पीडीपी ने कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ने का जो फैसला किया है,
महबूबा मुफ्ती ने जो फैसला किया है चुनाव नहीं लड़ने का, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो अपने आप में बड़ी घटना है। पर बीजेपी जिस चीज की तरफ देख रही है, वो उनकी विभाजन की जो पूरी राजनीति है, वो विभाजन की राजनीति जो आई हुई है, वही जम्मू कश्मीर में चलाना चाहती है कि वो जम्मू और कश्मीर को इमोशनली एक होने ही नहीं देना चाहती है बीजेपी। और वो इसलिए एक नहीं होने देना चाहती कि उसकी कोशिश है कि जम्मू की सारी सीटों पर उसका कब्जा हो जाए, और वैली में अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई मतलब बहुत ज्यादा उसको परेशानी नहीं होगी। तो एक जो बड़ा फैक्टर ये भी है कि गुलाम नबी आजाद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि अगर वो लड़ते होते तो जम्मू में बीजेपी को नुकसान ज्यादा पहुंचाते बजाय कांग्रेस के। तो फिर आप थोड़ा सा ये समझेंगे कि मैं जम्मू कश्मीर की राजनीति को भी अलग तरीके से पेश कर रहा हूं, क्योंकि परसेप्शनली जो बहस में है वो तो ये है कि बीजेपी का चारों राज्यों में सफाया हो रहा है, जो एक, बल्कि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि चारों राज्यों की बात अगर करें तो बीजेपी के सबसे ज्यादा चांसेस अगर हैं कहीं तो वो झारखंड में है। पर मेरी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि अरे ये तो हरियाणा में भी ऐसी बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो राहुल लाल जी पूरी तरह से नाराज हो जाएंगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी गलत साहब तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। नहीं, झारखंड की बात आप सही कह रहे हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा बीजेपी, उसका कारण ये है कि आप अगर लोकसभा के रिजल्ट देखें झारखंड के, और जो गेम किया झारखंड मुक्ति मोर्चे ने वो देखें, वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हेमंत सोरेन के जेल में होते हुए सिग्निफिकेंट नहीं है, और अब चंपई सोरेन को फोड़कर इन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चे में सेंध लगाई है, और बीजेपी वहां कंपैरेटिवली ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आप अगर बीजेपी की सीटें देखें लोकसभा की वहां झारखंड में जी, तो काफी सीटें हैं, मतलब सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां, और लोकसभा चुनाव का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, मतलब बीजेपी को केवल 3 सीटों का नुकसान हुआ वहां लोकसभा चुनाव में। 8 सीटें हैं उनके पास 14 में से, और आप इसी के को तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें बिहार में या उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगेगा अरे बीजेपी का तो वहां सफाया हो गया। दूसरा ये कि झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी भी खड़े कर रही है अपने उम्मीदवार, और भी कई दल हैं जो लगे हुए हैं। मतलब हेमंता विश्वास शर्मा की पूरी जो क्रेडिबिलिटी है वो झारखंड में दांव पर लगी है, और वो हेमंत सोरेन को भी ऑफर कर चुके हैं कि आपको बीजेपी में आ जाना चाहिए। मैं जो एक स्टेट के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हूं वो महाराष्ट्र है, और उसमें बहुत ही जो रिजल्ट आएंगे बहुत स्वीपिंग आएंगे। पर अगेन ये महाराष्ट्र का इलेक्शन अनाउंस करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको आगे तो नहीं खसका देते हैं, टाल तो नहीं देते हैं। तो ये मेरा पूरा, राजीव जी थोड़ा सा अलग किस्म से मैंने प्रेजेंट किया है, जो कि
नहीं, जरूरी भी है, हर तरह से विश्लेषण होना चाहिए, और खासकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जब अभी चुनाव हैं और उसको लेकर भी पूरा, और अगले हफ्ते तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। महाराष्ट्र का विश्लेषण आप कर ही रहे हैं, और साथ में झारखंड, एक राज्य ऐसा, इन चारों राज्यों में देखा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा उम्मीद बीजेपी को है, और जो होनी भी चाहिए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, इसलिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। गर साहब, आप जुड़े, समय निकाला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबूलाल शर्मा साहब हमारे साथ हैं, श्री किरण जे हमारे साथ हैं, फजल अली साथ में जुड़े हुए हैं, और मनुअल बख्शी बसके भी हमारे साथ हैं, और संजीव सैनी साहब भी हमारे साथ हैं, संजीव सैनी माशी हमारे साथ हैं, और जसल दलजीत जी हैं हमारे साथ, असलम चिश्ती जी हैं, लिख रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव अभी नहीं होंगे, पूरी भाजपा डरी हुई है, इसीलिए चुनाव